प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। बेसिकली जो प्रोबेशन वर्ड है वो प्रोबेर वर्ड से आया था, जिसका मतलब है टू प्रूफ। ये जो प्रोबेशन एक्ट है ये रिफॉर्मेटिव लॉ से इंस्पायर्ड हुआ है और ये कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूडेड है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की। इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट केस, सबसे इम्पॉर्टेंट केस 3 हैं। बेसिकली जुगल किशोर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बख्शी राम एंड ईश्वर दास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये 3 इंपॉर्टेंट है, इनको हम बाद में डिटेल में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सेक्शंस। सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड के बारे में बताता है कि इस एक्ट को हम प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट 1958 बोलेंगे और ये पूरे इंडिया में लागू होता है। और इसका इनेक्टमेंट 16 मई 1958 को हुआ था और ये एनफोर्स हुआ था 2 अक्टूबर 1958। ये 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, क्योंकि मेनली प्रीलिम्स में ये 2 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, क्योंकि मेनली एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिससे हम कंफ्यूज जाते हैं कि इनेक्टमेंट क्या था और एनफोर्समेंट क्या था। सो ये एक्ट इनेक्ट हुआ था 16 मई 1958 में और एनफोर्स हुआ था 2 अक्टूबर 1958 को। सेक्शन 2 डेफिनेशन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोबेशन ऑफिसर की है, जो बेसिकली इन्होंने बताया कि हम सेक्शन 13 में उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्शन 3 बात करता है पावर टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर आफ्टर एडमोनिशन। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो है वो ऑफेंडर एक्ट के इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। सो सेक्शन 3 जो है वो बात करता है कि ऑफेंडर्स को एडमोनिशन में रिलीज़ करना, और जो सेक्शन 4 है वो बात करता है कि ऑफेंडर्स को प्रोबेशन पर रिलीज़ करना। ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। सो फर्स्ट डिटेल में हम सेक्शन 3 की बात करते हैं। तो सेक्शन 3 की बात करते हैं, पावर टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर आफ्टर एडमोनिशन। सो कुछ कंडीशंस हैं कि उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई ऑफेंडर है उसको हम एडमोनिशन में रिलीज़ कर सकते हैं। वो कंडीशंस ये हैं कि सबसे पहले अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है आईपीसी के सेक्शंस के अंडर, जो सेक्शंस हैं 379, 380, 381, 404, 420, इन सेक्शंस को हम आईपीसी में डिटेल में पढ़ेंगे। 379, 380, 381 जो है वो थेफ्ट से इंक्लूडेड है। सेक्शन 404 है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ ऑफ द पर्सन, और सेक्शन 420 आईपीसी है, ये चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी है, प्रॉपर्टी से डिलीवरी से रिलेटेड है। ओके। सेकंड कंडीशन है कि अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जिसका पनिशमेंट 2 साल और फाइन से ज़्यादा नहीं है, और जो भी ऑफेंडर है उसके अगेंस्ट कोई प्रीवियस कन्विक्शन प्रूव नहीं हुआ है, तब कोर्ट जो है सर्टेन सर्कमस्टेंसेस देखने के बाद कि ऑफेंस का नेचर क्या था, ऑफेंडर का कैरेक्टर क्या है, अगर वो इन जस्टिस के अकॉर्डिंग सही है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है, तो कोर्ट ऐसे ऑफेंडर को एडमोनिशन पे रिलीज़ कर सकती है। ओके। सो नाउ सेक्शन 4 है रिलीज सर्टेन ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन। सो ये जो कुछ कंडीशंस है जिसमें हम प्रोबेशन पे रिलीज़ कर सकते हैं, वो कंडीशंस ये हैं कि सबसे पहले जो ऑफेंस है वो, जो भी ऑफेंस ऑफेंडर ने कमिट किया है वो पनिशेबल नहीं होना चाहिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट से या डेथ से। कोर्ट सर्कमस्टेंसेस देखने के बाद, नेचर देखने के बाद ऑफेंस का, ऑफेंडर का कैरेक्टर देखने के बाद उस ऑफेंडर को प्रोबेशन पे रिलीज़ कर सकती है विद और विदाउट श्योरिटीज़। ये जो बॉन्ड बनेगा, इसके बाद इसमें एक बॉन्ड बनेगा जिसका ड्यूरेशन होगा 3 ईयर्स का। सुपरविजन प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा होगा और वो 1 ईयर का सुपरविजन होगा। ये सब करने से पहले, मतलब बॉन्ड बनाने से पहले, सुपरविजन ऑर्डर देने से पहले कोर्ट ऑफेंडर से उसका ऑक्यूपेशन और उसका रेजिडेंस, ये सब उससे लिखित में ले लेगी, एड्रेस ले लेगी, और सुपरविजन ऑर्डर की कॉपी ऑफेंडर एज वेल एज श्योरिटी दोनों के पास जाती है। सो नाउ मूविंग ऑन, सेक्शन 5 है ऑफेंडर्स टू पे कंपनसेशन। सो सेक्शन 5 ये कहता है कि कोर्ट के पास पावर है ऑफेंडर्स से कंपनसेशन या एनी कॉस्ट कुछ भी मांगने के लिए, जो भी सेक्शन 3 और 4 के अंडर रिलीज़ हुए हैं। और जो सिविल कोर्ट है वो भी सेक्शन 5 इस एक्ट का, प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट सेक्शन 5 को कंसिडर करेगा कोई भी कंपनसेशन ऑर्डर देने से पहले। ओके। नाउ द मेन सेक्शन 6 restriction on imprisonment of offender below the age of 21। इसमें बहुत सिंपल है कि किसी भी ऑफेंडर को इम्प्रिजमेंट नहीं होगा अगर वो 21 ईयर्स से कम की एज का है
और इसके लिए कोर्ट अगर चाहे तो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट भी मंगा सकती है। सेक्शन 7 ये कहता है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट है वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए, होती ही है। ओके, सेक्शन 8 ये है वेरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोबेशन। वेरिएशन ऑफ कंडीशन ऑफ प्रोबेशन जो है मतलब इन केस कभी अगर प्रोबेशन की कंडीशन वेरी करनी पड़े तो उसके अंडर कोर्ट अगर ये सही समझता है, इंटरेस्ट है, अगर जस्टिस इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, वो कंडीशन प्रोबेशन की वेरी कर सकता है, जिसका ड्यूरेशन 3 years होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर। और ये कोई भी कंडीशन वेरी करने से पहले एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी दोनों ऑफेंडर और एज वेल एज श्योरिटी को। और अगर कोर्ट सही समझता है तो वो ऑफेंडर को डिस्चार्ज भी कर सकता है इस बॉन्ड से। ओके, सेक्शन 9 बात करता है अगर किसी भी ऑफेंडर फेल हो जाए कोई भी बॉन्ड की कंडीशन ऑब्जर्व करने में या फॉलो करने में, तो उसके बाद उसके क्या होगा। तो सबसे पहले अगर कोई भी ऑफेंडर फेल होता है कोई भी कंडीशन ऑब्जर्व करने, बॉन्ड की कोई भी कंडीशन फॉलो करने में, तो कोर्ट सबसे पहले ही समन इशू कर देगा ऑफेंडर और श्योरिटी के खिलाफ, या फिर वारंट इशू करेगा, या फिर ऑफेंडर को कस्टडी में भी डाल सकता है या बेल भी दे सकता है। सो अगर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है, ये कोई भी या सारी कंडीशन भी फेल हो जाता है फॉलो करने में, तो कोर्ट उसको ओरिजिनल ऑफेंस के लिए सेंटेंस कर सकती है। इसमें एक्सेप्शन ये है कि अगर कोर्ट माने तो अगर पहली गलती हुई है या पहला फेलियर है कंडीशन को, तो वो 50 रुपीज़ की पेनल्टी लगाएगी। अगर जो ऑफेंडर है वो 50 रुपीज़ की पेनल्टी देने में फेल हो जाए तो वो उसको ओरिजिनल ऑफेंस के लिए सेंटेंस कर देगी। ओके, सो नाउ सेक्शन 10 जो है इस एक्ट का, वो बात करता है प्रोविजन टू द श्योरिटीज़। मतलब जो कुछ प्रोविजन से सीआरपीसी के वो इस एक्ट में भी अप्लाई होते हैं। बेसिकली वो 121 सेक्शन, 123, 124, 373, 446, 449 ऑफ सीआरपीसी हैं। ये बेसिकली 121 पावर टू वो श्योरिटी और उससे रिलेटेड ये सीआरपीसी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो सेक्शन 11 बात करता है कोर्ट की पावर जो अपील और रिवीजन में कोर्ट के पास है। सो सबसे पहले कोई भी जो भी ये अपील या रिवीजन है, ये कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ट्राई करेगा, इसको कॉम्पिटेंट कोर्ट सुनेगा। कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंडर मतलब कॉम्पिटेंट कोर्ट का मतलब क्या है, तो कॉम्पिटेंट कोर्ट का मतलब ये है कि सारे अपेलेंट एज वेल एज रिविजनल कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंडर इंक्लूड होंगे, और अपील उसी कोर्ट में जाएगी जहाँ पे अपील जाने का है। अपील उसी कोर्ट को जाती है जहाँ पे ओरिजिनली ऑर्डर गया है। सो नाउ सेक्शन 12 का बात करता है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। सो कोई भी कन्विक्शन जो है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंडर, वो सेक्शन 12 के अंडर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। बहुत सिंपल सी 2 ही लाइनें, ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 13 बात करता है प्रोबेशन ऑफिसर कौन होते हैं या कैसे अपॉइंट होते हैं। सो प्रोबेशन ऑफिसर एक ऐसा पर्सन है जो अपॉइंट होगा या तो स्टेट गवर्नमेंट से या रिकॉग्नाइज सोसाइटी से या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगा, और जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर वर्क करता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसे कंट्रोल करता है, उसकी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है। ओके, नाउ सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट ड्यूटीज़ ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर की अब ड्यूटी क्या है, तो सबसे पहले उसकी ड्यूटी है कि जो भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उसके अकॉर्डिंग वो अक्यूज्ड की सराउंड मतलब उसके वो रहता कहाँ है, उसका काम क्या है, वो सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। दूसरा, जो भी प्रोबेशनर्स हैं जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंडर रिलीज़ हुए हैं, उनके लिए एक सूटेबल एम्प्लॉयमेंट फाइंड करना। उनको जो भी ऑफेंडर्स हैं उनको एडवाइस करना, उनको सिखाना कि कैसे कंपनसेशन या कॉस्ट कैसे पे करनी है उनको। कोई भी जो सेक्शन 4 के अंडर रिलीज़ हुआ है कोई भी ऑफेंडर, उसको एडवाइस करना कि उसको अब आगे क्या करना है, उसको कैसे रहना है, क्राइम आगे नहीं करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन देगा, उसको प्रोबेशन ऑफिसर देगा। और जो भी ड्यूटी उसको प्रिस्क्राइब हुई है वो उसको परफॉर्म करनी है, किसको, प्रोबेशन ऑफिसर को। सेक्शन 15 ये कहता है कि जो भी प्रोबेशन ऑफिसर है वो पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन हमें सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में मिलेगी, और वो हम आईपीसी में डिटेल में पढ़ लेंगे। बाकी
सेक्शन 15 जो है वो कहता है कि जो भी प्रोबेशन ऑफिसर है वो पब्लिक सर्वेंट है। सेक्शन 16 ये बात कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, मतलब कोई भी सूट या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या प्रोबेशन ऑफिसर के अगेंस्ट नहीं हो सकती है अगर उन्होंने कोई काम या कोई एक्ट गुड फेथ में किया है ना। गुड फेथ का मतलब क्या है? तो गुड फेथ का मतलब ये है कि कोई भी एक्ट जो भी है जो हमने ड्यू केयर और कॉशन के साथ किया है, मतलब बहुत संभाल के कोई काम किया है, अगर उस काम में गड़बड़ हो जाती है तो उसके अगेंस्ट, मतलब को प्रोबेशन ऑफिसर के अगेंस्ट में या स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई लीगल प्रोसीडिंग या सूट फाइल नहीं हो सकता है। सेक्शन 17 कहता है कि रूल्स बनाने का पावर किसके हाथ में है। सो अकॉर्डिंग टू प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, पावर टू मेक रूल्स ये सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों के हाथ में है। सेक्शन 18 ये कहता है सेविंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ सर्टेन इनैक्टमेंट, मतलब कुछ इनैक्टमेंट है जिसमें प्रोबेशन एक्ट नहीं अप्लाई होगा। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है सेक्शन 31 रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट का, सेक्शन 5 क्लॉज 2 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, और एनी लॉ जो भी जुवेनाइल ऑफेंडर से रिलेटेड है उसमें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट लागू नहीं होगा। तो जो लास्ट सेक्शन है वो ये कहता है कि सेक्शन 562 ऑफ CRPC डज नॉट अप्लाई टू सर्टेन एरिया। सो ये 562 सेक्शन जो है ये हमारी ओल्ड CRPC के अकॉर्डिंग बनाया गया है, पर बेसिकली अगर हम प्रेजेंट CRPC की बात करें तो इसका है कि जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो है वो सेक्शन 360 ऑफ CRPC है उसके अकॉर्डिंग प्रिवेल होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स चाहिए या इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगी।